हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जब भी वीडियो देख रहा होगा। तो अब लास्ट सेशन में गाइस हमने बात करी थी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। तो इस बार गाइस हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे जहाँ पे हम लोग इन्वॉइसेस, क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स की बात करेंगे गाइस। ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन है, स्टार्टिंग में बताया है। क्रेडिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 34(1). तो गाइस जब भी आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में किसी पर्सन का अकाउंट कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट से क्रेडिट करते हो, तब गाइज आप उस पर्सन को क्रेडिट नोट इशू करते हो। उसी तरह डेबिट नोट की बात जो होती है वो सेक्शन 34 सबसेक्शन 3 में हो जाती है गाइज। ठीक है, आई होप आपको क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का मीनिंग तो पता ही होगा इस लेवल पर। ओके गाइज, यस। नाउ नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट सेक्शन 31। सेक्शन 31 हमें गाइड करता है टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड प्रोविजंस हमें बताता है। सेक्शन 31(1) अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स। तो गाइज वो जो भी गुड्स सप्लायर है वो शैल बिफोर और एट टाइम ऑफ, एक तो रिमूवल ऑफ गुड्स और डिलीवरी ऑफ गुड्स, शैल इशू अ टैक्स इनवॉइस विथ ऑल प्रिस्क्राइब्ड डिटेल्स। ठीक है गाइज, तो टैक्स इनवॉइस में कौन कौन सी डिटेल रहेगी? तो गाइज नेम रहेगा, उसके अलावा HSN कोड रहेगा, उसके अलावा रेट, क्वांटिटी एंड ये दोनों को मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ जाएगा गाइस। ठीक है, इतनी डिटेल तो मिनिमम रहेगी ही। उसके अलावा गाइस और क्या रहेगा? और रहेगा GST नंबर, उसका खुद का GST नंबर और कस्टमर का GST नंबर। ओके, यस। नाउ सेक्शन 31 सबसेक्शन 2 अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज बिफोर और आफ्टर प्रोविजन ऑफ सर्विस बट विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड शैल इशू अ टैक्स इनवॉइस विथ ऑल प्रिस्क्राइब्ड डिटेल्स। तो गाइस देखिए, पहले हमने 31(1) में टैक्सेबल गुड्स की बात करी और 31(2) में हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, यस। द गवर्नमेंट में नोटिफाई एनी अदर डॉक्यूमेंट दैट मे बी डीम टू बी अ टैक्स इनवॉइस। तो गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि आप कोई और डॉक्यूमेंट को भी एज अ टैक्स इनवॉइस ट्रीट करवा सकते हैं। ठीक है, आगे कुछ एग्जाम्पल्स हमको पढ़ने मिलेंगे। वो जो इम्पोर्ट के केस में जो शिपिंग बिल होता है गाइस, ओके, या फिर इनवर्ड्स का जो डॉक्यूमेंट होता है उसे भी एज अ इनवॉइस ट्रीट किया जा सकता है। शिपिंग बिल गाइस एक्सपोर्ट के केस में होता है और इनवर्ड्स का डॉक्यूमेंट जो होता है वो इंपोर्ट के केस में हो जाता है। तो जब हम कस्टम्स पढ़ते हैं तब ये सब चीज़ें डिटेल में हमें वहाँ पढ़ने मिलती है। ठीक है, लेट इट बी। नाउ सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 की बात करूँगा। Ignoring subsection 1 and 2 above, a registered person may within 1 month from the date of issuance of सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब गाइज जो न्यू रजिस्ट्रेशन जिसने लिया है उनकी बात चल रही है, वो लोग क्या कर सकते हैं? शैल इशू अ रिवाइज्ड इनवॉइस अगेंस्ट द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑलरेडी इशूड ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड बिगिनिंग विथ इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टिल डेट ऑफ इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो गाइज देखो, जो लोग विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं और उन्हें रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, तो गाइज उनका जो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है वो उस दिन का होता है जिस दिन से वो लोग लायबल टू रजिस्टर फॉर GST हो गए थे, क्योंकि उन्होंने प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर ही अप्लाई कर दिया। तो ऐसे केस में गाइज क्या होता है, आपका जो रजिस्ट्रेशन का डेट है ना, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो आपकी पास्ट की एक डेट आ जाएगी। ठीक है, पिछले 30 डेज में से कोई भी एक डेट वो आ सकती है। तो अब गाइस इस टाइम पीरियड में जो आप ऑलरेडी इनवॉइस इशू कर चुके होंगे उन कस्टमर्स को आपको रिवाइज्ड इनवॉइस देना पड़ेगा अलॉन्ग विद द GST की वैल्यू के साथ। ठीक है गाइस, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे ये सेक्शन की बात होती है। 31(3) क्लॉज B में रजिस्टर्ड पर्सन मे नॉट इशू अ टैक्स इनवॉइस विद द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लेस देन 200 सब्जेक्ट टू कंडीशंस। और एक देखिए गाइस, ये बहुत अच्छा रूल है, GST में गाइस जो भी ट्रांजैक्शन होता है ना उसके लिए टैक्स इनवॉइस इशू करना जरूरी है। ठीक है, लेकिन गाइस देखो, लॉजिकली देखा जाए तो बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जिसमें टिकट साइज बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो रिटेल स्टोर्स होते हैं, या फिर मैं आपको डीमार्ट का एग्जांपल दे दूँ, या मैं आपको कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट का एग्जांपल दे दूँ। अब गाइस देखिए, बहुत सारे कस्टमर ऐसे आते हैं
जिनका बिल जो है बहुत छोटा होता है, कस्टमर्स बहुत होते हैं, बिल बहुत ज़्यादा बनते हैं डेली के, लेकिन अमाउंट छोटे छोटे हो सकते हैं, ठीक है, 100 रुपीज़, 150 रुपीज़, 500 रुपीज़, 200 रुपीज़, इस तरह के। तो गाइज ऐसे, तो इन्होंने सोचा कि जो सप्लायर है वो कितने बिल बनाएगा यार, ठीक है। तो इन्होंने एक लिमिट दे रखी है कि 200 रुपये की लिमिट है। अगर 200 रुपये से कम की आपकी टिकट साइज़ है, ठीक है, आपकी सिंगल सेल की साइज़ अगर 200 रुपीज़ से कम है तो उसके लिए आपको टैक्स इनवॉइस बनाना कंपलसरी नहीं रखा गया है, ठीक है गाइज। यस, जनरली गाइज ये रेस्टोरेंट के केस में, रेस्टोरेंट या फिर जो फास्ट फूड वाली शॉप्स होती है ना गाइज, उनके केस में ये चीज़ काम में आती है। ओके, यस, नेक्स्ट, रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज। उसके अलावा गाइज इन्होंने बोला कि अगर आप कोई एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विसेज या फिर आप ऐसे गुड्स सेल कर रहे हो जो आरसीएम में आता है, ठीक है, या फिर सॉरी माय मिस्टेक, सेक्शन 10 मतलब कंपोजिशन स्कीम की बात चल रही है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे गुड्स सेल कर रहे हो जो एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, या फिर आप एक कंपोजिशन डीलर हो, ठीक है, तो आप जो है उस केस में आपको टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना है, आपको इशू करना है बिल ऑफ सप्लाई। तो आप बोलोगे सर ऐसे ये दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? डिफरेंस कुछ नहीं रहेगा गाइज, सिर्फ जो एक कैसा होता है, ऑन द हेड ऑफ द डॉक्यूमेंट लिखा हुआ होता है, जो डॉक्यूमेंट टैक्स इनवॉइस है उसके ऊपर टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ होता है। वैसे ही जब आप बिल इशू करोगे इन स्कीम्स में, मतलब एक तो कंपोजिशन स्कीम, या फिर आप सर्विस में हो तो आपको सर्विस में एग्जेम्प्टेड जो वो लो रेट वाली जो स्कीम थी ना गाइस, वो स्कीम, या फिर आप एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विस सेल कर रहे हो तो उस केस में आप जो बिल इशू करोगे ना उसके हेड पे आप टैक्स इनवॉइस नहीं लिखोगे, आप उस पर प्रिंट क्या करवाओगे, बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है, इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस कंटेनिंग प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स। ओके गाइस, यस, नाउ लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट क्लॉज, ऑन रिसिप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट रजिस्टर्ड पर्सन शैल इशू अ रिसिप्ट वाउचर। उसके अलावा गाइस जीएसटी लॉज में एक और रूल बनाया गया है कि अगर आपके पास एडवांस पेमेंट आता है तो आप क्या करोगे, एक रिसिप्ट वाउचर इशू करोगे। नाउ व्हेन नो सप्लाई इज मेड आफ्टर रिसिप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट द रजिस्टर्ड पर्सन में इशू अ रिफंड वाउचर। उसके अलावा गाइस इन्होंने कहा है कि अगर आपने एडवांस इशू किया लेकिन उसके बाद उस एडवांस के अगेंस्ट में कोई सेल ही नहीं किया और आप अगर पैसा वापस दे रहे हो कस्टमर को, तो फिर आप रिफंड वाउचर इशू करके पैसा वापस दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज़ लाइबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(3) और 9(4). अब ये गाइज ये क्या है 9(3) और 9(4)? सोचो, शैल इशू एन इनवॉइस फॉर सप्लाईज रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। गाइज 9(3) 9(4) भूल गए आप, आरसीएम का केस है ये, ठीक है, आरसीएम वाले गुड्स। तो अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जो गुड्स परचेस जो करता है वो आरसीएम वाले गुड्स है, इसका मतलब उसे खुद ही उन गुड्स के ऊपर का टैक्स पे करना है। तो ऐसे केस में वो क्या करेगा, वो खुद ही इनवॉइस बनाएगा गाइस। यस, आप सही सुन रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ आप सही सुन रहे हैं, वो खुद ही परचेस कर रहा है और इनवॉइस भी खुद ही बनाएगा। ऐसा हमारा जीएसटी एक्ट जो है वो बताता है, सीजीएसटी एक्ट। देखो, अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज़ लाइबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(3) और 9(4) शैल इशू एन इनवॉइस फॉर सप्लाईज रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो गाइस देखो, अगर वो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स परचेस करता है जिसके ऊपर उसे आरसीएम में टैक्स पे करना है, तो ऐसे केस में वो खुद ही अपना ही बिल बनाता है अपने ही नाम से, ठीक है, जिसमें वो लिखता है कि सप्लायर जो भी पर्टिकुलर पर्सन होगा वो लिखेगा और परचेसर में आपका खुद का ही नाम लिखेगा, खुद ही बिल बना लेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अ रजिस्टर्ड पर्सन लाइबल टू पे टैक्स अंडर 9(3) और 9(4) शैल इशू अ पेमेंट वाउचर ऑन पेमेंट टू सप्लायर। उसके अलावा गाइज वो इनवॉइस तो बना लिया, उसके बाद वो जब पेमेंट उसको देगा ना तब एक पेमेंट वाउचर भी बनाएगा, ठीक है, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि उसने पेमेंट दे दिया है, ठीक है गाइज। Yes. Now let's talk about section 31 subsection 4. In case of continuous supplies, tax invoice shall be issued at time of issue of statement or payment, ठीक है,
or when payment is received, of course whichever is earlier. ठीक है. Now in case of continuous supplies, tax invoice shall be issued at the time of issue of statement. जहाँ पे continuous supplies होती है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी जो गाइस, जैसे कि आपके घर पे न्यूज़पेपर आता है, ठीक है, कंटिन्यूसली डेली आपके घर पे न्यूज़पेपर आता है, लेकिन गाइस उसका बिल कब आता है? एट द मंथ एंड आता है. तो जैसे मंथ एंड में बिल आता है और उसके साथ स्टेटमेंट आता है कि कब कब उन्होंने आपको न्यूज़पेपर दिया है और आपका टोटल एक्सपेंस न्यूज़पेपर का कितना हुआ है गाइस. ठीक है. तो उस तरीके के केस में जब भी इन सप्लाईज का स्टेटमेंट दिया जाएगा तब साथ में इनवॉइस दिया जाएगा. ठीक है गाइस. तो एक तो ये ऑप्शन है. दूसरा ऑप्शन ये है कि जब पेमेंट किया जाए तब इनवॉइस इशू कर दिया जाए. नेक्स्ट, सेक्शन 31 सबसेक्शन 5. नाउ सब्जेक्ट टू 31(3)(d इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाईज ऑफ सर्विसेज. ठीक है, वेयर ड्यू डेट इज एसर्टेनेबल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट. देखो, जिस केस में कंटिन्यूस सप्लाईज की बात चल रही हो और जो ड्यू डेट है वो कॉन्ट्रैक्ट से पता चलती है, उस केस में इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट. तो फिर आप इनवॉइस इशू करोगे ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट. उसके अलावा गाइस, वेयर द ड्यू डेट इज नॉट एसर्टेनेबल, जहाँ पे कोई ड्यू डेट नहीं है, मतलब एसर्टन नहीं कर सकते हैं स्टार्टिंग में, द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम द सप्लायर रिसीव्स पेमेंट. तब इनवॉइस कब इशू करोगे? अगर ड्यू डेट एसर्टेनेबल नहीं है तो पेमेंट के वक्त. ओके. थर्ड, व्हेन पेमेंट इज लिंक टू कंप्लीशन ऑफ इवेंट. और अगर आपका केस ऐसा है कि जब जैसे ही काम खत्म होगा वैसे ही पेमेंट किया जाएगा, तो फिर जैसे ही इवेंट कंप्लीट हुआ आप इनवॉइस इशू कर दोगे. ओके गाइज. यस गाइज, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परसेंटेज वाइज होते हैं कि इतना % काम हो गया तो इतना % पेमेंट आपको मिल जाएगा. इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. तो उन इश्यूज़ के लिए हमें सेक्शन 31 सबसेक्शन 5 जो है वो काम में आएगा. ठीक है. नेक्स्ट, सेक्शन 31 सबसेक्शन 6, वेयर द सप्लाई सीजेस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ सप्लाई, इनवॉइस शैल बी इशूड एट टाइम व्हेन सप्लाई सीजेस एंड टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल सप्लाई. उसके अलावा गाइस देखो, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट का पूरा सप्लाई किया नहीं गया, पहले ही कुछ थोड़ा बहुत सप्लाई हुआ और बाद में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, तो ऐसे केस में जितना भी सप्लाई हुआ है उसका तुरंत बिल जो है वो इशू करना पड़ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट सेक्शन 31 सबसेक्शन 7, इग्नोरिंग 31(1) व्हेन गुड्स सेंट फॉर अप्रूवल. अब गाइस और एक रूल, जहाँ पे गुड्स जो है अप्रूवल में सेंड किए जाए और रिटर्न बेसिस, इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट टाइम ऑफ सप्लाई और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विचएवर इज अर्लियर. ठीक है गाइस. तो जहाँ पे आप गुड्स है ना अप्रूवल बेसिस के लिए भेजते हो, उस केस में आपको इनवॉइस जो है वो कभी भी भेजो, लेकिन 6 month से ज़्यादा वक्त नहीं ले सकते हैं गाइस. ठीक है. मतलब आपने किसी को गुड्स भेजे, उसका एक्सेप्टेंस आ नहीं रहा है और 6 month हो गए, तो आपको नेक्स्ट डे ही इनवॉइस इशू कर देना पड़ेगा. सेल का इनवॉइस इशू करके उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा गाइस. ओके. यस. तो गाइस ये तो हमारा हुआ सेक्शन 31 की बात हुई, जो कि टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड था. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने लिख कर रखे हैं उनकी बात कर लेते हैं. ठीक है. नाउ देखो गाइस, अब ये सब पॉइंट्स अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है और समझने लायक है, और ये इस तरीके के डाउट्स भी आते हैं बहुत बार, तो मैंने ये स्पेसिफिकली अलग से लिख के रखे हैं. ठीक है गाइस. नाउ वेयर एट टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस. देखो गाइस, जब भी आपको किसी ट्रांजैक्शन में एडवांस मनी रिसीव होता है और आपको ये पता नहीं है कि इस ट्रांजैक्शन में रेट ऑफ टैक्स कितना होगा, ठीक है, और नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा, ठीक है, इज़ नॉट एसर्टेनेबल, तब आपको एक रेट अज्यूम करना होगा जो आप लोगे 18%. ओके. और सप्लाई आपको नेचर ऑफ सप्लाई अज्यूम करना होगा, दैट विल बी इंटरस्टेट सप्लाई. जब आप ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि आपका ट्रांजैक्शन जो है उसमें क्या रेट ऑफ टैक्स अप्लाई होना है और क्या नेचर ऑफ सप्लाई रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट, इनवॉइस इज टू बी इशूड बाय रेसिपिएंट इफ ही इज लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9394. ओके गाइस. अब देखो यहाँ पे वही जो मैंने अभी बात की थी 9394 की, यहाँ पे
वही पॉइंट यहाँ पे फिर से लिखा गया है कि रिसिपिएंट जो होता है वो खुद ही इनवॉइस बनाता है अपने ही नाम से, ठीक है। कौन से केस में? 9394 हो, मतलब आरसीएम का केस हो, प्लस जो परचेज किया है वो आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से किया है, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया होगा तो बिल आपको मिल ही जाएगा ना, तो फिर आपको बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यस। नेक्स्ट, अब एक रूल नंबर 55 की हम बात कर लेते हैं। रूल 55 जो है वो डिलीवरी चालान की बात करता है गाइस, ठीक है, डिलीवरी चालान। तो केसेस वेयर द गुड्स में बी रिमूव्ड ऑन अ डिलीवरी चालान, ऐसे कौन से केसेस है जहाँ पे आपको इनवॉइस बनाए बिना आप गुड्स को रिमूव कर सकते हो? फर्स्ट, सप्लाई ऑफ लिक्विड गैस वेयर द क्वांटिटी एट द टाइम ऑफ रिमूवल इज़ नॉट नोन। आप लिक्विड गैस सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और आपको क्वांटिटी पता ही नहीं है कि कितनी क्वांटिटी है, तो उस केस में आप क्या करो, डिलीवरी चालान इशू करके आप अपने गुड्स जो है वो रिमूव कर सकते हो। उसके अलावा गाइस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्क बेसिस पे आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। अभी देखो गाइस, कितना यूज़ होगा वो पता नहीं है। हम जॉब वर्कर को गुड्स दे रहे हैं, वो कितना यूज़ करेगा, जितना यूज़ करेगा उसका बिल बाद में बन जाएगा, बाद में पता चलेगा। अभी तो नहीं पता कि वो कितना यूज़ करेगा, बचा हुआ रिटर्न करेगा। तो ऐसे केस में आप डिलीवरी चालान इशू कर सकते हो। उसके अलावा गाइस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई। आप सप्लाई नहीं कर रहे हो, मतलब सप्लाई की डेफिनेशन हमने देखी थी ना, तो वो नहीं कर रहे हो, उसके अलावा किसी और रीज़न से गुड्स ट्रांसफ़र कर रहे हो, उस केस में डिलीवरी चालान बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट, अदर सप्लाईज एज मे बी नोटिफाइड बाय बोर्ड। ओके गाइज, यस। नाउ अब देखो कुछ और हम इम्पोर्टेंट जो रूल्स है वो देख लेते हैं। डिलीवरी चालान इज टू बी इशूड इन ट्रिप्लीकेट गाइज, उसकी आपको 3 कॉपी बनानी पड़ेगी, ठीक है। 3 कॉपी किसकी गाइज? तो देखो गाइज, एक कॉपी होगी सेंडर की, जो गुड्स सेंड कर रहा होगा, भेज रहा होगा। दूसरी होगी रिसीवर की, ओके, एंड एक कॉपी गाइज होगी ट्रांसपोर्टर की। ओके, तो ये आपकी डिलीवरी चालान होगी जो ट्रिप्लीकेट में बनेगी। उसके अलावा गाइज, आपको ई वे बिल इसमें बनाना पड़ जाएगा, जिसमें सारा डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा कि हम डिलीवरी चालान से गुड्स जो है वो रिमूव कर रहे हैं। अब आप पूछोगे सर ये ई वे बिल क्या है? ये ई वे बिल पे गाइज हम बहुत अच्छा लंबा सा डिस्कशन करने वाले हैं आने वाले टॉपिक्स में, ठीक है, तो कोई टेंशन मत लो। उसको मैं अभी स्टार्ट नहीं कर सकता, नहीं तो हम इस रास्ते से भटक के ई वे बिल के रास्ते पे चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, टैक्स इनवॉइस टू बी इशूड आफ्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स। जैसे ही गुड्स आप डिलीवर कर दो, टैक्स इनवॉइस जो है आपको इशू करना पड़ जाएगा। उसके अलावा गुड्स ट्रांसपोर्टेड इन एसकेडी और सीकेडी कंडीशन और इन बैचेस और लॉट्स, ठीक है। तो गाइज ये समझते हो क्या होता है एसकेडी या सीकेडी कंडीशन? ये होता है गाइज सेमी नॉक डाउन और कंप्लीटली नॉक्ड डाउन, ठीक है। कुछ गुड्स आते हैं ना गाइज, वो है ना, एग्जाम्पल देता हूँ, उसके अलावा समझ में नहीं आएगा। आपने सुना है कावासाकी जो कि सुपर बाइक्स बनाती है, ठीक है गाइज। तो इनकी जो सुपर बाइक्स होती है ना, वो आप रेडीमेड पूरी की पूरी बाइक जो है वो इंपोर्ट नहीं कर सकते हो एज़ पर रूल्स, ठीक है। इंडियन कस्टम्स के रूल्स के हिसाब से आप पूरी बाइक इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। पहले कर सकते थे लेकिन अब नहीं कर सकते हो। तो अब क्या करते हैं ये लोग, जो यहाँ पे कावासाकी के डीलर्स है ना, वो लोग बाइक्स को सीकेडी फॉर्म में, कम्प्लीटली नॉक्ड डाउन फॉर्म, ठीक है, मतलब उसका एक एक पार्ट रहेगा ना वो अलग अलग रहेगा। तो अलग अलग पार्ट इंपोर्ट हो गए और फिर यहाँ पे आके इंडिया में उन पार्ट्स को असेंबल किया जाएगा और बाइक रेडी की जाएगी, ठीक है, ऐसे फॉर्मेट में। तो सारे पार्ट्स इंपोर्ट किए, ठीक है, एक एक स्क्रू से लेकर उसका जो ऑयल है, वॉट एयर फिल्टर है, ठीक है, स्टिकरिंग है, सारी चीज़ें, ठीक है, एक्सेसरीज है, सब कुछ पूरा एक पर्टिकुलर यूनिट का, एक एक बाइक का पूरा बॉक्स रहेगा। उस बॉक्स पे वो पूरी बाइक के पार्ट्स रहेंगे कम्प्लीटली नॉकडाउन कंडीशन में और बाद में उन्हें असेंबल किया जाएगा। तो वो होता है गाइस सीकेडी, कम्प्लीटली नॉकडाउन। तो ऐसे केस में अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं एसकेडी या सीकेडी फॉर्म में, ठीक है, या फिर बैचेस में या लॉट्स में, तो सप्लायर जो है वो इनवॉइस कब इशू करेगा? बिफोर डिस्पैच ऑफ फर्स्ट कंसाइनमेंट, ठीक है। तो जब भी फर्स्ट कंसाइनमेंट भेजी जाएगी उसके साथ में पूरा इनवॉइस भेज दिया जाएगा, भले ही आपने
पूरा का पूरा ऑर्डर फर्स्ट कंसाइनमेंट में नहीं भेजा है, लेकिन इनवॉइस पूरा भेजना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सप्लायर शैल इशू डिलीवरी चलान फॉर ईच ऑफ द सब्सिक्वेंट कंसाइनमेंट्स। तो क्या किया देखो गाइस, पहली कंसाइनमेंट में इनवॉइस इशू किया, उसके बाद सेकंड थर्ड कंसाइनमेंट में उन्होंने डिलीवरी चलान इशू किया अलॉन्ग विथ ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इनवॉइस, और इनवॉइस की कॉपी भी दे दी। उसके बाद ओरिजिनल कॉपी ऑफ इनवॉइस शैल बी सेंट। तो अब गाइस ओरिजिनल इनवॉइस जो है वो लास्ट कंसाइनमेंट के साथ परचेजर को भेज दिया जाएगा। ओके, यस। नेक्स्ट पॉइंट, डिलीवरी चलान टू बी इशूड फॉर गुड्स मूव्ड फॉर सप्लाई ऑन अप्रूवल बेसिस एंड आर्टवर्क्स सेंट बाय आर्टिस्ट टू गैलरीज फॉर एग्जीबिशन। ठीक है गाइस, तो अप्रूवल बेसिस पे गुड्स भेज रहे हो या फिर आप आर्टवर्क्स भेज रहे हो, ठीक है, आर्टिस्ट जो आर्टवर्क्स भेजते हैं एग्जीबिशन में, तो क्या होता है गाइस, उसमें आपका जो पेंटिंग है ना, एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूँ, कोई आर्टिस्ट है जो अपना पेंटिंग है वो एग्जीबिशन में भेजता है, ठीक है, अभी वो सेल नहीं कर रहा है उसे, लेकिन अगर एग्जीबिशन में किसी को पेंटिंग पसंद आ जाए और वो परचेस करना चाहे तो फिर वो आर्टिस्ट जो है उसको सेल करेगा, ठीक है। तो अभी से वो इनवॉइस कैसे बनाएगा ना, तो इसलिए उसको डिलीवरी चलान के थ्रू भेजा जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट गाइस, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट हियर, यहाँ पे मैं ऊपर, it is important to note here that keeping in view the large number of transactions in banking, insurance and passenger transport sector, तो ये लोग बोल रहे हैं कि गाइज बैंकिंग, इंश्योरेंस, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में क्योंकि ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो इसीलिए टैक्स पेयर्स को अपने कस्टमर का एड्रेस लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, या फिर उनके इन्वॉइसेस में सीरियल नंबर देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लैक्स ऑफ ट्रांजेक्शन से ना पर ईयर हो जाते हैं जो कि बैंकिंग या इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके, तो इसलिए उन्हें सीरियल नंबर देना ज़रूरी नहीं है। लेकिन गाइस जनरली आप इंश्योरेंस कंपनी का या फिर आप बैंकिंग से कोई आपको बिल आता है अगर किसी एक सर्विस का, तो उसमें इनवॉइस नंबर तो होता ही है, ठीक है। ओके, नाउ गाइस एक छोटा सा पार्ट है क्रेडिट नोट्स और डेबिट नोट्स का, बट मुझे लग रहा है ये मुझे नेक्स्ट वीडियो में लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वीडियो की साइज़ जो है वो बहुत बड़ी हो रही है। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।